जी हाँ, आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ मैं। SSC CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम 2017 के सबसे पहले दिन की पहली शिफ्ट 4 मार्च 2018 का एग्ज़ाम है ये, और इसका इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे आज। तो पहला सवाल जो है वो आपका एक्चुअली है कि आपको एरर वाला जो पार्ट है, जिस पार्ट में कोई गलती है, ग्रामेटिकल गलती या कोई बहुत तरह की ग्रामेटिकल गलतियाँ जो हैं वो पॉसिबल हैं, उनमें से अगर कोई गलती है तो वो आपको फाइंड आउट करनी है। आप एक बार इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वॉज अनरिकग्नाइजेबल। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि ये जो पार्ट है ये ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि मार्क्स जो है वो प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है, और वास जो है वो सिंगुलर नंबर के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि एक वचन के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मार्क्स वर होना चाहिए था, या तो यहाँ पे सिर्फ मार्क होना चाहिए था, तब तो ये सही हो जाता। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर 3। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें भी एरर आपको फाइंड आउट करनी है। एक्सेप्टेंस इज़ नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता। स्वीकार्यता जो है वो स्वीकार्यता का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ों को ऐसे ही चलने दिया जाए। इट इज़ नाइदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेस। इसका ताल्लुक़ ना तो आलसीपन या कमज़ोरी से है, नॉर इज़ इट अबाउट कन्फर्मेशन और मीडियोक्रिटी, और ना ही इसका ताल्लुक़ कन्फर्मेशन यानी कि किसी चीज़ को कन्फर्म करने का जो भाव होता है, पुष्टि, और मीडियोक्रिटी या औसतता के साथ इसका ताल्लुक़ है। एक्चुअली ये जो सवाल है ये ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है, इसमें कोई गलती है नहीं। और इस सवाल के बारे में इंटरनेट पे भी काफ़ी सर्चेस की गई, और कोरा.com पे, कोरा.com आप जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स की एक बड़ी बेहतरीन वेबसाइट है कोरा.com, वहाँ पे भी इसका जवाब तलाशने की कोशिश की गई, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई। एक्चुअली वो बन इसलिए नहीं पाई कि इस सवाल में कोई ग्रामेटिकल गलती है नहीं। तो एक आंसर था जिसमें बताया गया था कि हो सकता है कि और को अगर हम ऑफ से रिप्लेस कर दें तो ये सवाल ये जो सेंटेंस है वो कुछ ज़्यादा इसका कुछ ज़्यादा सार्थक हो जाएगा। तो बहरहाल इसकी कोई गलती इसमें थी नहीं, लेकिन एसएससी की जो अपनी ऑफिशियल आंसर शीट थी उसमें ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इसी पार्ट में गलती बताई गई थी। ये आप देख भी सकते हैं, करेक्ट आंसर इज 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है रिक्त स्थान यानी खाली स्थान में आपको भरना है उपयुक्त शब्द, द मोस्ट सूटेबल वर्ड यू हैव टू फिल अप in the sentence. She jumped upon the bar table, up the bar table, in the bar table, into the bar table. अब in और into तो हो नहीं सकता, क्योंकि बार टेबल जो है उसके अंदर तो घुस नहीं सकते, टेबल कोई कमरे जैसी चीज़ तो है नहीं। ठीक है, अच्छा इन और इनटू का जो फ़र्क है वो बता देता हूँ आपको। इन जो है वो स्टेबल कंडीशन में जब कोई चीज़ वहाँ पे होती है स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्थाई। जैसे मान लीजिए आप कमरे के अंदर हैं, यू आर इन द रूम, आप कमरे के अंदर हैं, पहले से ही हैं और स्थायी अवस्था में है। इनटू का मतलब होता है जब मूवमेंट का, ये इनटू जो शब्द है वो मूवमेंट का एहसास देता है, मूवमेंट यानी गति। तो अगर कोई, जैसे वो शेर की कहानी आप सुनी होगी कि शेर ने अपना प्रतिबिंब यानी अपनी परछाई उसमें देखी और उसके बाद वो कुएं में कूद गया। सो द लायन जम्प्ड इनटू द वॉल वेल, राइट। तो इसमें अप का इस्तेमाल ज़रा सा ग्रामेटिकली उतना सूटेबल होता नहीं, तो इसमें एक्चुअली अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। शी जम्प्ड अप ऑन द बार टेबल, यानी कि ये कोई बार टेबल होगी इस तरह की ये कुछ बार टेबल टाइप का मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो उसने यहाँ से जंप किया और वो अपॉन, इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे वो खड़ी हो गई जंप करने के बाद। शी जम्प्ड अपॉन द बार टेबल, अपॉन जो है वो सही आंसर होगा एक्चुअली। अगर वो मान लीजिए इस तरह से जंप करते हुए इधर कूद जाती तो यहाँ पे अक्रॉस का इस्तेमाल होता, शी जम्प्ड अक्रॉस द बार टेबल। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी रिक्त स्थान के बारे में है। सन इज़ अ नियरली परफेक्ट स्फीयर ऑफ हॉट प्लाज्मा, नियर परफेक्ट, अबाउट परफेक्ट और मोर परफेक्ट। एक्चुअली दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होती है आपकी कोलोकियल भाषा, कोलोक्वियल यानी कि बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसको हम बोलते हैं अंग्रेज़ी में कोलोकियल लैंग्वेज, और एक आपकी होती है एकेडमिक लैंग्वेज।
एकेडमिक यानी किताबी जो भाषा होती है, जो स्कूली जो भाषा होती है। तो वैसे अगर आप चाहें तो इनमें से चारों मतलब बोलचाल की भाषा में चारों शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं। मोर परफेक्ट का इस्तेमाल शायद ना हो पाए, लेकिन इसके अलावा जो तीनों शब्द हैं इस्तेमाल हो सकते हैं। अबाउट परफेक्ट, नियर परफेक्ट, नियरली परफेक्ट। लेकिन क्योंकि हम एग्ज़ाम में हैं और एग्ज़ाम में हमें किताबी जो चीज़ें हैं यानी कि 2 + 2 4 की जो थ्योरी है, 2 + 2 = 4, इस थ्योरी को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। नियरली का मतलब होता है लगभग। जैसे आप बोल सकते हैं कि आई एम नियरली 25 ईयर्स ओल्ड और समथिंग, राइट। मैं लगभग 25 साल का हूँ या की हूँ, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाइब्रिड। इसमें आपको बताना है जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से जिस शब्द का अर्थ सबसे करीब है दिए हुए शब्द के, उसको आपको बताना है। तो हाइब्रिड का मतलब होता है, एक्चुअली हाइब्रिड का मतलब होता है संयुक्त, या कह सकते हैं मिश्रित, मिला जुला टाइप की जो चीज़ होती है उसको हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब संकर भी होता है, बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो संकर प्रजातियाँ जैसे होती हैं जानवरों की और फसलों की, तो उसके लिए हाइब्रिड शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब होमोजेनस का मतलब होता है एक समान, ये आप जानते हैं, एक समान होता है होमोजेनस, यानी यूनिफॉर्म बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिफॉर्म। कंपोजिट का मतलब होता है मिश्रित, कंपोजिट कल्चर। जैसे हमारा जो कल्चर है इंडिया, हमारे देश का जो कल्चर है, इंडियाज़ कल्चर इज़ अ कंपोजिट कल्चर, इंडियाज़ कल्चर इज़ कंपोजिट कल्चर, ठीक है। तो कंपोजिट का मतलब मिश्रित हो गया। प्योर का मतलब शुद्ध, और लव का मतलब प्रेम। तो लव और प्योर से तो वैसे भी इसका कोई ताल्लुक बन नहीं रहा हाइब्रिड शब्द का। हाइब्रिड शब्द के सबसे करीब जो शब्द है, और दरअसल इन चारों में से एक ही शब्द है जो सबसे करीब है, वो है कॉम्पोजिट। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पोजिट। होमोजेनस जो है वो इसका एक अपोजिट शब्द है, एक्चुअली इसका एक एंटोनिम टाइप का शब्द है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है डिस्क्रीट। एक्चुअली डिस्क्रीट के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन डिस्क्रीट का सबसे पॉपुलर जो अर्थ होता है वो होता है बुद्धिमान या विवेकी, ठीक है। तो अभी इन चारों में से ढूंढने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रीट का मैं लिख देता हूँ। डिस्क्रीट का अर्थ होता है विवेकी या अक्लमंद, इसको बोलते हैं अक्लमंद टाइप का आदमी। हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिए। डिस्क्राइब का मतलब होता है जिसका वर्णन किया गया हो। केयरफुल का मतलब होता है, केयरफुल का मतलब होता है मतलब ध्यान देने वाला, ध्यानपूर्ण, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। केयरफुल मतलब ख्याल रखने वाला, एक तरह से बोल सकते हैं। रैश का मतलब होता है, रैश के 2 मतलब होते हैं एक्चुअली। रैश का मतलब एक तो ढीठ भी होता है, ढीठ मतलब बहुत स्टबर्न, ज़िद्दी टाइप का आदमी। और रैश का एक मतलब होता है बेवकूफ़ टाइप का आदमी भी, जल्दबाजी करने वाला आदमी। तो रैश जो है वो भी एक नेगेटिव, नकारात्मक बोध वाला शब्द है। मुंडेन का मतलब होता है सांसारिक, दुनियावी चीज़ें, सांसारिक। मुंडेन का मतलब तुच्छ भी होता है। मुंडेन का जो दूसरा मतलब है वो भी एक नेगेटिव, ये भी एक नेगेटिव ध्वनि देने वाले शब्द हैं ये दोनों। और डिस्क्रीट जो है वो एक पॉजिटिव ध्वनि देने वाला शब्द है। एक्चुअली इसमें ये जो आपका एग्ज़ाम है, इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे जो इस तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं, इनमें एक्चुअली सवाल जो शब्द होते हैं वो दरअसल 2 ही तरह के होते हैं, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। तो सकारात्मक शब्दों के कुछ सकारात्मक टाइप के विकल्प ही जो है उनके वो हो सकते हैं समानार्थी, और नकारात्मक वालों के जो अपोजिट हैं वो सकारात्मक हो सकते हैं। तो ये एक ध्यान देने वाली चीज़ होती है। अगर आपको किसी वर्ड का लगभग मीनिंग भी पता है तो कई बार आप गैस भी कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, लेकिन आपको ये भी पता है कि हाँ, जैसे आप देख सकते हैं कि केयरफुल जो है ये सकारात्मक शब्द है। डिस्क्राइब जो है वो तो कोई सबसे बड़ी बात विशेषण वाला शब्द है ही नहीं, एडजेक्टिव है ही नहीं डिस्क्राइब। और रैश और मुंडेन जो है ये दोनों नेगेटिव है, और हमें ढूंढना है समानार्थी। और डिस्क्रीट जो है वो भी एक पॉजिटिव वाइब वाला शब्द है, समझ रहे ना, एक सकारात्मक टाइप का शब्द है। तो ज़ाहिर है केयरफुल इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये दोनों नकारात्मक है और ये बिल्कुल न्यूट्रल टाइप का है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप गैस भी कर सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी वोकेबलरी इसके लिए आपको अच्छी करनी पड़ेगी अपनी, जो हो जाएगी पढ़ते पढ़ते होगी, ऐसे नहीं होगी। हीट का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है ना। जैसे जैसे क्लास में टीचर बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तो वो एक्चुअली अंग्रेज़ी में कह रहा होता है कि काइंडली हीट टू व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो हीट का मतलब होता है ध्यान देना, केयर का मतलब भी ध्यान देना होता है, कॉशन का मतलब भी ध्यान देना होता है, अटेंशन का मतलब भी ध्यान देना होता है। नेगलेक्ट का मतलब जो है वो अनदेखा करना होता है। और हमें ढूंढना है कौन सा, हमें ढूंढना है अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट वर्ड इनमें से कौन सा हो गया, नेगलेक्ट हो गया। नेगलेक्ट का मतलब होता है अनदेखा करना। ये चारों मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल शब्द है नहीं, आप जानते होंगे इनका आंसर। ज़्यादा वक्त बर्बाद किए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको अपोजिट यानी कि विपरीतार्थक शब्द का वो निकालना है, वो सेलेक्ट करना है आपको। आर्टिकुलेट के एक्चुअली आर्टिकुलेट जो है वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट बोलना, ठीक है। अगर हम क्रिया की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये हो गया स्पष्ट बोलना, और अगर संज्ञा की तरह इस्तेमाल करें तो ये हो गया स्पष्ट बोलने वाला आदमी, ठीक है। अनक्लियर का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। और इनंशिएट का मतलब होता है, इनंशिएट का मतलब होता है एक्चुअली प्रोनाउंस करना किसी चीज़ को। इनंशिएट मतलब प्रोनाउंस करना, यानी कि उच्चारण करना, यानी कि इनंशिएट जो है वो भी आर्टिकुलेट जैसा ही शब्द है। इलोक्वेंट का मतलब होता है साफ बोलने वाला, स्पष्ट वक्ता, सुवक्ता, अच्छे भाषण देने वाले जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं इलोक्वेंट। और कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत, सुसंगत। सुसंगत का मतलब होता है जो चीज़ें संगति में हो, जैसे आपकी घड़ी अगर टाइम सही नहीं दिखा रही है तो वो असंगत हो जाएगी, वो नॉन कोहेरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो सुसंगत का मतलब होता है सुव्यवस्थित, जैसा किसी चीज़ को होना चाहिए जिस ऑर्डर में वैसे ही। तो अनक्लियर जो है वो इसका आंसर हो गया, क्योंकि अनक्लियर का मतलब होता है अस्पष्ट और आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए ये जो रीअरेंज ऑफ सेंटेंसेस वाला है ये एक्सपीरियंस से आती हैं ये सारी चीज़ें, इसके लिए मैं कोई फॉर्मूला आपको नहीं बता सकता। मैं तो क्या कोई भी आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता सकता इसके लिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। आपको पढ़ना चाहिए एक्चुअली, आप पढ़िए, जो भी आपको मिले पढ़ने के लिए वो पढ़िए आप, और आप फिल्में देखिए, अंग्रेज़ी फिल्में सबटाइटल्स के साथ, उससे बहुत फ़ायदा होता है आपका, ठीक है जी। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप ऑप्शंस के हिसाब से जाइए और फिर डिटरमाइन करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये जो ऑप्शन के हिसाब से, मतलब चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक लगता है। और एक्सपीरियंस के साथ तो खैर आप कर ही देंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ी मुश्किल भी आती है तो आप इसके साथ जाइए। कई बार बहुत अच्छे विद्यार्थी जो हैं उनको भी मुश्किल आ सकती है इस तरह के सवालों में, ख़ासतौर पे CGL के एग्ज़ाम्स में। तो एक बार पहले ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं। ऑल द साउंड रीजन्स एवर गिवन फॉर कंजर्विंग अदर नेचुरल रिसोर्सेज अप्लाई टू द कंजर्वेशन ऑफ लाइफ। सारे वही कारण जो प्राकृतिक संसाधनों सारे वही कारण जो प्राकृतिक संसाधनों के रक्षण के लिए जिम्मेदार बताए जाते हैं, वही सारे कारण वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवन की रक्षा के लिए भी अप्लाई होते हैं। अप्लाई होते हैं मतलब लागू होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली पहला जो ऑप्शन है वो ठीक है, PRQ जो है। ये आपको एक्सपीरियंस आएगा, इसका मैं कोई शॉर्टकट बता नहीं सकता क्योंकि मैंने भी वैसे ही सीखा है। अगला सवाल जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस, शी विल फिनिश द थीसिस इन अ फोर्टनाइट। ये जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ठीक है। तो शी जो है वो आपका सब्जेक्ट है, थीसिस जो है वो ऑब्जेक्ट है। शी का मतलब है कौन से, आप जब सवाल करेंगे किसी प्रश्न में तो आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट। क्या से सवाल करेंगे उसी उसमें तो आपको पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट। और एक्टिव से पैसिव में बदलने को एक्चुअली होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वह शी, वह है लड़की, ठीक है। तो वह एक पखवाड़े में, फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, 15 दिन या 2 हफ्ते, ठीक है। तो वह लड़की थीसिस को 1 हफ्ते में ख़त्म कर लेगी। तो इसका जब पैसिव होगा तो ये वो बन जाएगा आपका थीसिस विल का हो जाएगा विल बी फिनिश्ड बाय हर इन अ फोर्टनाइट। तो ये जो आंसर है ये सही हो जाएगा आपका। इसका एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको ट्रांसलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, वो भी आपको पढ़ने से होगा, प्रैक्टिस से होगा, ठीक है जी। इसीलिए इस चैनल का नाम भी मैंने अभ्यास रखा हुआ है, क्योंकि अभ्यास के बगैर आपका होगा नहीं कुछ, और अभ्यास जो है वो सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा मामला ये है कि थीसिस विल बी फिनिश बाय, आई मीन द थीसिस वुड बी फिनिश बाय, वुड बी एक्चुअली नहीं होगा क्योंकि विल का जो कन्वर्जन है वो विल बी होता है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अगर यहाँ वुड होता, शी वुड फिनिश द थीसिस इन अ फोर्टनाइट, तो ये वाला आंसर सही हो जाता, द थीसिस वुड बी फिनिश, मतलब ये ग्रामेटिकली करेक्ट है ये भी। और द थीसिस विल बी, या एक्चुअली तीसरा जो आंसर है वो ठीक है, माफ़ कीजिएगा, थीसिस विल फिनिश्ड बाय हर, ये ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस है। विल के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती है। अ फोर्टनाइट इज रिक्वायर्ड टू फिनिश, ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, बट ये पैसिव वॉइस में नहीं है, ठीक है। तो दूसरा तरीका मैं जो बता रहा था वो ये है कि अगर आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा हो तो आप इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि वह थीसिस को 1 फोर्टनाइट में यानी 1 पखवाड़े में फिनिश कर देगी।
उसको फिर आप अपने भाषा में उसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं कि थीसिस जो है उसके द्वारा एक फोर्टनाइट में फिनिश कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप, वो भी एक मेथड है। अगले की तरफ चलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ। अब देखिए ये जो स्पीच जो है इसमें इनडायरेक्ट वाले में, मतलब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो भी है, ये जो डायरेक्ट स्पीच है, ये आपकी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये जो बात कही गई है मनीषा सेड, ये कही गई है पास्ट में। ठीक है, तो पास्ट के हिसाब से ये जो स्पीच जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो मनीषा ने कहा कि आई नो हर वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। तो ट्रांसलेट जब इसको करेंगे डायरेक्ट स्पीच में, तो ये ऐसा हो जाएगा कि मनीषा ने कहा कि वह, मनीषा क्योंकि लड़की है, ठीक है, कोई विदेशी होगा तो शायद इसको ना समझ पाए, लेकिन खैर हमारे ऑप्शंस में भी कहीं पे भी ही दिया हुआ नहीं है, शी ही दिया गया है चारों जगह। तो मनीषा ने कहा कि वो उसको अच्छी तरह जानती है। तो मनीषा ने कहा था कि वह उसको अच्छी तरह जानती थी। शी न्यू हर वेल, शी न्यू हर वेल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। मनीषा ने ये बात कही पास्ट में। मनीषा ने अगर ये बात कही होती प्रेजेंट में तो शायद, तो तब भी ये वाला ऑप्शन सही ना हो पाता पूरी तरह। ठीक है, तो ये बात चूंकि मनीषा ने पास में कही, तो ये सहीज वाला ऑप्शन तो खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है। सेड दैट शी नोज हर, ठीक है, यहाँ पे भी कोहेरेंस नहीं है, जो मैंने पहले बताया था आपको वर्ड कोहेरेंस, क्योंकि पास में कही गई बात को का जो स्पीच है वो कन्वर्ट होकर कभी प्रेजेंट भी नहीं आ सकता। ऊपर वाले में भी ये गलती हो रही है। तो सही जो ऑप्शन है वो आपका ये है पहला, मनीषा सेड दैट शी न्यू हर वेल। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, कमिटी, कमिटी मतलब समिति, स्पेलिंग COMMITTEE। ये भी एक्सपीरियंस के साथ आपकी स्पेलिंग जो है वो तैयार होती चली जाती हैं खुद ब खुद। अगला जो है ये 13, 14, 15, 16, 17, ये एक्चुअली है आपका पैसेज, और पैसेज के बीच में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस में 2-3 तरीके से जा सकते हैं। मैं समझता हूँ, जो मेरा जो समझना है वो ये है कि आप पहले पैसेज को एक बार पूरे अच्छे से पढ़ें, तो रिक्त स्थान होने के बावजूद आपको उसके सेंट्रल आइडिया का थोड़ा सा पता लग जाएगा। और इसमें से ज़्यादातर जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो ब्लैंक्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं आपके एडवर्ब्स के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में। ठीक है, जैसे सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला जो है वो क्रिया विशेषण के बारे में ही है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डज द बिग बिजनेस वांट। एक्चुअली ये बिग बिजनेस जो हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो अब बहुत बड़े हो गए हैं, जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, माफ़ कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल जैसे जो बड़े बड़े जो बिग बिजनेसेस हैं, उनके बारे में ये बात की जा रही है। उनके बारे में थोड़ी क्रिटिकल, थोड़ी उनकी आलोचनात्मक रवैये वाला एक ये लेख है, किसी न्यूज़पेपर में छपा होगा तो वहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया गया है। तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली डज द बिग बिजनेस वांट। बिग बिजनेस जो है वो चाहते क्या हैं, दो डिसाइड सम ब्लैंक, क्लेवरली वर्डेड, क्लेवरर वर्डेड, क्लेवरेस्ट वर्डेड और क्लेवरनेस वर्डेड। एक्चुअली क्लेवरर, क्लेवरेस्ट और क्लेवरनेस वर्डेड, ये वर्डेड से पहले कभी आ ही नहीं सकते। इसका आंसर होता है क्लेवरली वर्डेड। हाउ वर्डेड, किस तरह से वर्डेड, कैसे शब्दों वाली, क्लेवरली वर्डेड, यानी कि चालाक शब्दों में रची हुई, चालाक शब्दों के साथ बनाई टर्स। ठीक है, तो वो करते क्या है कि हालांकि वो कुछ क्लेवरली वर्डेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हुए इंडेक्स को कंपाइल करते हैं। कंपाइल मतलब किसी चीज़ को संजोना, किसी चीज़ को एक क्रम में लगाना, कंपाइल करना। जैसे रिपोर्ट्स कंपाइल होती है ना, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, 10 लोगों ने काम किया और बाद में फाइनली उसको सीनियर मैनेजमेंट ने उसको कंपाइल कर दिया एक मीनिंगफुल ऑर्डर में। द ट्रू इंटेंशन, उसके बावजूद उनकी जो ट्रू इंटेंशन, उनकी जो सच्ची जो उनकी जो नीयत है, अपीयर्स टू भी, ऐसी प्रतीत होती है, टू बी समथिंग एल्स। एक्चुअली समथिंग के बाद यहाँ पे जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो आएगा एल्स। समथिंग अदर इस्तेमाल तो हो सकता है, समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग एडेड, बट इस पैसेज को ध्यान में रखते हुए समथिंग एल्स, जैसा मैंने बताया आपको एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, हालांकि उन्होंने क्लेवरली वर्डेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हुए इंडेक्सेस बनाए, लेकिन उनकी जो असली जो इंटेंशन है वो कुछ और ही दिखाई देती है। दे वांट लैंड एट अ थ्रो अवे प्राइसेस, उनको ज़मीन चाहिए थ्रो अवे प्राइसेस पे। थ्रो अवे का मतलब होता है बिल्कुल सस्ते दाम, यानी कि बेचा या फेंका एक बराबर, थ्रो अवे, समझ सकते हैं ना आप। थ्रो मतलब फेंकना, अवे मतलब दूर। थ्रो अवे प्राइस मतलब सस्ते दामों पे बेची गई ज़मीन। हालांकि उनको ज़मीन चाहिए सस्ते दामों पे एकदम। इवन इफ़, इसमें आएगा इफ़, ये बड़ा पॉपुलर फ्रेज़ है इवन इफ़। इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही, मतलब उनको ज़मीन है सस्ते दाम पे चाहिए, भले ही वो इट इज़ फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड, ये उपजाऊ कृषि भूमि है, खेती वाली ज़मीन है,
उसके बावजूद दे वांट लाइसेंस टू बी इशूड इमीडिएटली इवन इफ द प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ आर लाइकली टू रिजल्ट इन एनवायरमेंटल समथिंग, ठीक है। उसके बाद भी उनको लाइसेंसेस तुरंत के तुरंत चाहिए, तब वो भी उस समय भी जबकि उन्होंने वो जो एक्टिविटीज़ करने वाले हैं उनसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये जैसे ये बताया ना, इवन इफ़ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ही भले ही उनकी एक्टिविटी से क्यों ना होता हो, तो एनवायरमेंटल के बाद डिग्रेड तो आएगा नहीं, ये तो ग्रामेटिकली गलत है। एनवायरमेंटल डिग्रेडिंग भी नहीं आएगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेड नहीं होगा, डिग्रेडेड एनवायरमेंट या एनवायरमेंटल मतलब ये इस्तेमाल नहीं होगा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का धीरे 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 कमज़ोर होते चले जाना, उसका ख़राब होते चले जाना। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आप जानते ही हैं कितना बहुत बड़ा इशू है। ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बहुत बड़ी इशू है 21st सेंचुरी के लिए, बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं पूरी मानवता के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद दे वांट लेबर लॉज टू बी फेवरेबल टू दैम, फेवरेबल मतलब अनुकूल। उसके बाद वो चाहते हैं कि लेबर लॉज यानी कि जो श्रम के जो कानून हैं, लेबर लॉज जो हैं वो भी उनके अनुकूल हों। सो इट बिकम्स, इसलिए जिससे कि सो इट बिकम्स ईजी टू हायर एंड फायर। एक्चुअली हायर एंड फायर जो है ये बड़ा एक पॉपुलर फ्रेज़ है। हायर एंड फायर का इस्तेमाल जनरली कॉर्पोरेट्स की जो उनकी जो नीतियाँ हैं, नौकरी, हायर मतलब नौकरी पर रखना और फायर मतलब नौकरी से निकाल देना, तो हायर एंड फायर जो है ये बड़ा एक पॉपुलर फ्रेज़ है। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एक्चुअली, जब भी कंपनी कोई घाटे में जाती है तो वो अपने वर्कर्स को निकाल देती है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि लेबर लॉज भी उनके अनुकूल हों, जिससे कि वो हायर एंड फायर कर सकें, ये हायर एंड फायर करना उनके लिए आसान हो जाए, ईजी हो जाए। एंड एक्सप्लॉयट वर्कर्स, और वर्कर्स का यानी कि श्रमिकों का शोषण करना, एक्सप्लॉयट मतलब शोषण करना आसान हो। और उसके बाद दे वांट गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड, तो हायर एंड फायर ये आपका ऑप्शन हो गया, हायर एंड फायर। एंड दे वांट द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू देयर बेल आउट डिमांड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट दे कैन ट्रांसफर देयर रिस्क ऑन टू टैक्स पेयर्स। उसके बाद वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कुछ बेल आउट डिमांड्स, बेल आउट पैकेज टाइप की कोई चीज़ मिल जाए, मिलती रहे एक टाइम, मतलब लगातार मिलती जाए, जिससे कि वो अपना सारा रिस्क जो है वो टैक्स पेयर्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब डिस्पाइट, बावजूद इसके, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट यानी डिस्पाइट द फैक्ट और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट, ये आपने सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा आपने ग्रामर में, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। बावजूद इसके कि दे एन्जॉयड देयर प्रॉफिट्स ड्यूरिंग देयर हेडे, हेडे का मतलब होता है बेहतरीन समय आपकी ज़िंदगी का, ठीक है। हेडे का मतलब होता है बेहतरीन समय, वो आप मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अभी। तो इस फैक्ट के बावजूद कि जब उन्होंने मुनाफा बनाया अपने मतलब जब उनका हेडे था, जब उनके अच्छे दिन थे, तो उन्होंने खूब मुनाफा बनाया। तो ये एक क्रिटिकल आलोचनात्मक एक लेख था। खैर आगे चलते हैं। आफ्टर वंस ओन हार्ट, ये ईडियम या फ्रेज़ हैं। ईडियम और फ्रेजेस की जो बात होती है मतलब मुहावरे, एक तरह से मुहावरे या लोकोक्तियाँ जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, इनकी ख़ास बात ये होती है कि अंग्रेज़ी में ख़ास तौर पे कि इनको पढ़ने के बाद इसका सही सही अर्थ आपको नहीं समझ में आता है। कई बार तो आ जाता है लेकिन कई बार नहीं आता है। इसको पढ़ने के बाद आपका कोई ख़ास इसका अर्थ समझ में नहीं आता, तो इनको आपको एक्चुअली एक तरह से याद करते रहना पड़ता है, सीखना पड़ता है इन चीज़ों के बारे में, ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। तो आफ्टर वंस ओन हार्ट, आफ्टर वंस ओन हार्ट का एक्चुअली मतलब होता है जो अपने ही जैसा लगने वाला कोई आदमी, ठीक है, जिसके विचार हमसे मिलते हों। तो ये जो पहला जो ऑप्शन है, शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट ऑफ व्यूज़, ये एक्चुअली सही ऑप्शन है। ये आपको सीखनी पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें ये आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत सारे सोर्सेज इसके लिए अवेलेबल हैं, हार्ड कॉपी में भी और इंटरनेट पे भी। दूसरा जो ऑप्शन था, इन्फैचुएशन विद अ पर्सन विच इज़ नॉट रेसिप्रोकेट, यानी कि नाकाम मोहब्बत, ठीक है। मेमोराइज समथिंग बाय हार्ट, किसी चीज़ को दिल से याद कर लेना, ये सब इसके मीनिंग नहीं है एक्चुअली। डोंट हैव द करेज टू डू समथिंग बैड टू अ गुड पर्सन, किसी अच्छे आदमी का बुरा करने की हिम्मत न कर पाना, तो ये सब इसके एक्चुअली आंसर्स नहीं है। इसका आंसर एक्चुअली ये होता है, जब कोई प्रेम में पड़ जाता है तो वो इसका इस्तेमाल, इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है कि यू नो शी इज़ आफ्टर माई ओन हार्ट, यू नो लाइक दैट। तो 19वें सवाल की तरफ चलते हैं। पुल द वूल ओवर समवन आइज, किसी की आंखों में पर्दा डालना, ये तो हिंदी में भी हम जानते हैं, एक आंखों में पर्दा डालना या आंखों में धूल झोंकना वाली बात है। तो इसका जो आंसर है वो एक्चुअली ये है, डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज, किसी को धोखा देना, झूठ बोल के। की वन सेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखना, टू प्रोटेक्ट समवन, किसी की रक्षा करना, टू प्रिटेंड टू बी ब्लाइंड टू समवन्स बैड बिहेवियर, किसी के बुरे बर्ताव को अनदेखा करते रहना, ये सब इसके आंसर्स नहीं है। असली आंसर है इसका ये, डिसीव समवन। डिसीव मतलब धोखा देना किसी को, टू चीट। 20वें सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपको एक शब्द समूह दिया गया है, आपको शब्द समूह
का जो अनुकूल जो शब्द है वो आपको बताना है। वार्निंग और इम्पेंडिंग डेंजर, इम्पेंडिंग मतलब आने वाला, और डेंजर माने खतरा, और वार्निंग माने चेतावनी, किसी आने वाले खतरे की चेतावनी। एक्चुअली नाइव का मतलब होता है मासूम या भोला भाला या इनएक्सपीरियंस्ड। मोनिशन का मतलब होता है आभास। तो एक्चुअली मोनिशन जो है वो इसका सही आंसर है। मोनिशन और मोनिशन में अगर हम प्री लगाते हैं पहले तो प्री मोनिशन बन जाता है वो, प्री और मोनिशन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पूर्वाभास। आभास और पूर्वाभास वो बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है, उसके बीच ज़्यादा अंतर जो है वो समझ में नहीं आता। ओब्ट्यूज़ का मतलब होता है एक्चुअली, आपने पढ़ा होगा ओब्ट्यूज़ एंगल ज्योमेट्री में, यानी ज्यामिति में। ओब्ट्यूज़ एंगल, उसको हम हिंदी में बोलते हैं वृहद कोण, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, इसको हम बोलते हैं न्यून कोण। एक्चुअली एक्यूट का मतलब होता है शार्प, यानी कि तेज़ बुद्धि वाला, और ओब्ट्यूज़ का मतलब होता है बेवकूफ़। तो ये कोणों को अंग्रेज़ी में ओब्ट्यूज़ या एक्यूट क्यों कहा गया वो तो खैर एक अलग बात है, लेकिन तो ओब्ट्यूज़ का मतलब बेसिकली होता है बेवकूफ़। तो बहरहाल आपको ओब्ट्यूज़ के अलावा एक्यूट, ये दोनों शब्द आपको पता चल गया। एक्यूट का उल्टा ओब्ट्यूज़, हिंदी में वृहद कोण और न्यून कोण, एंगल्स, ज्योमेट्रिकल एंगल्स के बारे में, एंगल ए बी सी इस तरह से होता है ना ज्योमेट्री में। और डाफ्ट का मतलब भी कुछ वैसा ही होता है, डाफ्ट का मतलब भी बेवकूफ़ टाइप का होता है, बेवकूफ़, बेढंगा, ठीक है। 21वें सवाल की तरफ चलते हैं। वही है, ए कंसर्न विद द ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी यानी सुंदरता, सुंदरता की आलोचना या उसकी समालोचना या उसकी समीक्षा करने से संबंधी, ठीक है। तो फाउल का मतलब, फाउल के दो मतलब होते हैं, या तो गंदा या बेईमान। एस्थेटिक, एक्चुअली इसके लिए जो सही शब्द है वो एस्थेटिक। एस्थेटिक्स जो है वो एक पूरी एक ब्रांच ऑफ स्टडी है, यानी कि ज्ञान की एक शाखा है, जिसका मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र हिंदी में। हीडियस, हीडियस का मतलब होता है एक्चुअली दुष्कर टाइप का, कुछ नेगेटिव सेंस में एक्चुअली हीडियस का मतलब होता है। और ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब, ग्रॉस के दो मतलब होते हैं, तो कुल, आपने पढ़ा होगा ग्रॉस टोटल, समथिंग लाइक दैट। और ग्रॉस का एक दूसरा मतलब वैसा भी होता है, भद्दा, बेढंगा, ग्रॉस। अच्छा, इसमें आपको बताना है, देखिए पहले पार्ट को आप पढ़िए, इसमें आपको बताना है कि आप कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सेंटेंस में या नहीं। अगर कर सकते हैं तो सही ऑप्शन चूज़ कीजिए। तो वी सेट ऑन द फ्लोर टू ईट डिनर, हम फर्श पे बैठ गए खाना खाने के लिए। एंड ही एप्रिशिएटेड, और उसने अप्रिशिएट किया मेरी मदर का खाना बनाया हुआ ताज़ा खाना, फ्रेश फूड जो मेरी मदर ने उसको परोसा यानी सर्व किया, ठीक है। तो चूँकि पहला पार्ट जो है वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, तो एंड के बाद भी जो दूसरा पार्ट है वो भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, इसलिए हम अप्रिशिएटेड का इस्तेमाल करके इसको सही कर देंगे सेंटेंस को। अगले की तरफ चलते हैं। 23वां जो सवाल भी वैसा ही है, वी सेट देयर एन्जॉयड द व्यू, ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ देयर के बाद एंड होता या कुछ कोई और कंजंक्शन टाइप का वर्ड होता तो शायद ये चल जाता। इन्जॉइंग जो है वो सही आंसर होगा। एन्जॉयज़ का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि ये हम पास्ट में हैं। वी सेट देयर, हम वहाँ बैठे इन्जॉइंग द व्यू, व्यू को एन्जॉय करते हुए, ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 24 वैसा ही सवाल है। तो सबसे पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, BAC, लाइफ इज़ नेवर मैन टू बी ईजी स्पेशली इफ़ यू कंट्री लाइक इंडिया, स्पेशली इफ़ यू कंट्री लाइक इंडिया, ये बात नहीं बनती यहाँ पे। यू के बाद कंट्री लाइक इंडिया का कोई मतलब नहीं बनता, ये ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। कोई दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बड़ा सही था, लाइफ इज़ नेवर मैन टू बी ईजी, बिल्कुल एकदम कोहेरेंट है बिल्कुल। तो अगला दूसरा ऑप्शन जो बी से शुरू होता है, BCA, इस पर चेक कर लेते हैं एक बार। लाइफ इज़ नेवर मैन टू बी ईजी स्पेशली इफ़ यू लिव इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली, कि मतलब ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, ख़ासतौर पर तब जब आप भारत जैसे किसी डेवलपिंग यानी कि विकासशील देश में रहते हों। क्वेश्चन नंबर 25, वाह, मैं आपको सही स्पेलिंग बतानी है, तो सही स्पेलिंग जो है वो स्ट्राइडेंसी है। स्ट्राइडेंसी एक्चुअली स्ट्राइडेंट से बनी है, STRIDENT। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है तीखी आवाज़। एक्चुअली ये आवाज़ के सेंस में जो है वो काफ़ी इस्तेमाल होता है, स्ट्राइडेंट वॉइस। स्ट्राइडेंट वॉइस मतलब तीखी आवाज़, शोर गुल वाली आवाज़। तो इस तरीके से आज का जो पहली शिफ्ट का जो पेपर था 4 मार्च 2018 का, उसका हम करते हैं, ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल को जो है वो
सब्सक्राइब करें ज़रूर और लाइक करें, शेयर करें और बढ़ाते रहें इस फैमिली को. लेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ अ बिग फैमिली. सो थैंक यू वेरी मच. आपको अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है. थैंक यू वेरी मच.